अरे वाह! स्वागत है आपका उच्च शिक्षा संगम विद एआई चैनल पर। मैं हूं अजीत सर और आज हम बात करेंगे भारत की इंडस्ट्री की, यानी उद्योगों की, यानी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 की। देखो भाई, ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी बच्चे का बड़ा होना। पहले माँ-बाप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे खुली हवा में छोड़ देते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला पड़ाव, दूसरी पंचवर्षीय योजना और महालनोबिस का जादू, 1956 से 1961। अच्छा सुनो, 1950 के दशक में हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। सोचो, तुम अभी अभी अपने घर से निकले हो, अपनी दुकान खोलनी है। क्या करोगे? पैसा कहां से आएगा? क्या बनाओगे? ठीक यही सोच रहे थे हमारे नेता लोग। पहली पंचवर्षीय योजना में तो खेती पर ध्यान दिया था, लेकिन एक बंगाली प्रोफेसर थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, बड़े दिमाग वाले आदमी। उन्होंने कहा कि भाई, अगर देश को असली में मजबूत बनाना है तो भारी उद्योग चाहिए। महालनोबिस मॉडल की खासियत क्या थी? देखो, महालनोबिस ने कहा कि हमें दो तरह की चीजें बनानी होंगी। एक तो कंज्यूमर गुड्स, यानी रोजमर्रा का सामान जैसे कपड़े, साबुन, चप्पल। दूसरी कैपिटल गुड्स, यानी मशीनें, लोहा, सीमेंट, जो और चीजें बनाने में काम आए। उनकी सोच थी कि अगर हम अपनी मशीनें खुद बनाएंगे तो हमें बाहर से नहीं मंगानी पड़ेंगी। जैसे तुम अपनी रसोई में मिक्सर खरीदो तो फिर हर बार पीसने के लिए चक्की वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा। किन उद्योगों पर जोर दिया गया? भाई साहब, सरकार ने कमर कस ली। बड़े बड़े स्टील प्लांट्स खुले गए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में। भारी मशीनरी की फैक्ट्रियां, सीमेंट के कारखाने, बिजली के पावर प्लांट्स, ये सब बनने लगे। सोचो कि जैसे किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो तो पहले नींव मजबूत डालते हो ना, वही किया इस प्लान में। ये सब सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर में बनाए गए। सरकार ने ही पैसा लगाया क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा था नहीं। नतीजा क्या हुआ? अच्छा, रिजल्ट तो आया, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हुईं। इंडस्ट्री तो बढ़ी करीब 7% की रफ्तार से, जो उस समय के हिसाब से अच्छा था, लेकिन भाई कंज्यूमर गुड्स यानी आम आदमी के लिए सामान कम बनने लगा। सबकी नजर भारी उद्योगों पर थी। एक और मजेदार बात बताऊं? इतना सब करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो टैक्स बढ़ाए और ज्यादा नोट छाप दिए। इससे महंगाई भी बढ़ी थोड़ी, पर ओवरऑल देखो तो वो देश को इंडस्ट्रियल बेस मिल गया, एक मजबूत नींव। चलो, एक सवाल पूछता हूं तुमसे। अगर तुम्हारे पास सीमित पैसे हों और तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना हो तो तुम क्या करोगे? छोटी छोटी चीजें बेचोगे जिनसे तुरंत पैसा आए, या पहले बड़ी मशीन खरीदोगे जो बाद में ज्यादा पैसा देगी? सोचो जरा। दूसरा पड़ाव, 1991 का धमाका, आजादी का असली स्वाद। अब आते हैं 1991 में। भाई, इस साल ने तो पूरा खेल पलट दिया। देखो, 1950 से लेके 1990 तक हमने क्या किया? सरकार ने सब कुछ कंट्रोल में रखा। लाइसेंस राज जलता था। मतलब कोई भी फैक्ट्री खोलनी हो तो 100 तरह की परमिशंस चाहिए। जैसे तुम्हारी मम्मी हर काम के लिए परमिशन मांगती हैं। बाहर जाना है, परमिशन। दोस्त के यहाँ जाना है, परमिशन। ठीक वैसे ही इंडस्ट्रीज को भी हर छोटी बात के लिए सरकार से पूछना पड़ता था। 1991 में क्या हुआ? भाई, देश के पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो गया था। सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लायक पैसा बचा था। सोचो कितनी बुरी हालत, जैसे तुम्हारी जेब में सिर्फ 2 दिन का खर्चा हो और महीने का राशन खरीदना हो। तब प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। दोनों ने मिलकर बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए, यानी सुधार किए। इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। क्या बदलाव आए? पहला, लाइसेंस राज को काफी हद तक हटा दिया। अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज बिना परमिशन के खोली जा सकती थीं। सिर्फ कुछ सेंसिटिव चीजें जैसे हथियार, शराब वगैरह के लिए परमिशन चाहिए थी। दूसरा, विदेशी कंपनियों को आने की इजाजत दी। पहले तो बाहर की कंपनियां भारत में काम ही नहीं कर सकती थीं या बहुत मुश्किल था, अब खुलकर आ सकती हैं। तीसरा, पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली तोड़ा। पहले कुछ चीजें सिर्फ सरकारी बना सकती थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिला। चौथा, रुपए की वैल्यू को मार्केट के हिसाब से तय करने लगे। सरकार अकेले डिसाइड नहीं करती थी। असर क्या पड़ा? अरे भाई वाह! जैसे किसी पौधे को टाइट गमले से निकालकर खुली जमीन में लगा दो, वैसे ही इंडस्ट्रीज ने तेजी पकड़ी। देखो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ी।
90 के दशक में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बढ़ी, नई नई कंपनियां आईं, टाटा, बिरला, रिलायंस जैसी कंपनियों को एक्सपैंड करने का मौका मिला। कंपटीशन बढ़ी तो क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। पहले जो चीज मिलती थी एम्बेसडर कार, अब मारुति, होंडा, टोयोटा सब आ गए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, विदेशी कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी लाई, जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब चीजें आम हो गईं। जॉब्स भी बढ़े, खासकर सर्विस सेक्टर में। आईटी इंडस्ट्री तो बूम हो गई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे ये सब आईटी हब्स बन गए। लेकिन भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ नेगेटिव भी हुआ। छोटे उद्योग जो कंपटीशन नहीं झेल पाए वो बंद हो गए। कुछ लोगों की जॉब्स गईं। जो इंडस्ट्रीज एफिशिएंट नहीं थीं वो सरवाइव नहीं कर पाईं। इनइक्वालिटी भी बढ़ी, मतलब अमीर और अमीर हो गए, गरीब वहीं रह गए। शहरों में तो डेवलपमेंट दिखा लेकिन गांवों में उतना नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या सरकार को पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करनी चाहिए या मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए? दोनों के फायदे नुकसान हैं, बीच का रास्ता सही होता है शायद। तीसरा पड़ाव, ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन का कमाल। अच्छा, बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। देखो भाई, कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ चीजें बाहर से लानी पड़ती हैं, कुछ बाहर बेचनी पड़ती हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यह स्ट्रैटेजी थी 1950 से 1980 तक। सोच ये थी कि जो भी चीज हम बाहर से मंगाते हैं वो खुद बनाना शुरू करें। जैसे अगर चाइना से खिलौने आते हैं तो हम भी अपने खिलौने बनाएं। क्यों अपनाई ये पॉलिसी? क्योंकि आजादी के बाद हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम था। दूसरा, अपनी इंडस्ट्रीज को बचाना था। अगर फॉरेन सामान सस्ता आएगा तो हमारी इंडस्ट्रीज कैसे टिकेंगी? तो क्या किया? हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिए। मतलब बाहर से सामान लाओ तो इतना टैक्स लगेगा कि वो महंगा हो जाएगा। इससे लोग देसी सामान खरीदेंगे। कोटाज भी लगाए, मतलब साल में सिर्फ इतना ही सामान आ सकता है बाहर से। समस्या क्या आई? भाई, जब कंपटीशन नहीं होती तो कंप्लेसेंसी आ जाती है। हमारी इंडस्ट्रीज एफिशिएंट नहीं बनी, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी भी पुरानी रह गई। एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़े क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट पर ही फोकस कर रहे थे, बाहर बेचने की कोशिश ही नहीं की। एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ शिफ्ट। 1991 के बाद समझ आया कि भाई दुनिया में कॉम्पीट करना है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे। अब पॉलिसी बनी कि हम जो अच्छा बनाते हैं उसे बाहर बेचें। इंपोर्ट ड्यूटीज कम किए, फॉरेन ट्रेड खुली की, एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए सब्सिडीज दी, टैक्स में छूट दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ बनाए, जहां कंपनीज को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। WTO में शामिल होना। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन बना और हम उसके फाउंडिंग मेंबर बने। WTO क्या करता है? सभी देशों के बीच ट्रेड के रूल्स बनाता है। देखो, जैसे क्रिकेट में ICC रूल्स बनाता है, वैसे ही। WTO मेंबर बनने से क्या फायदा हुआ? हमारी एक्सपोर्ट्स को बाकी देशों में आसानी से जाने का मौका मिला। ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो WTO में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी। हमें भी अपने मार्केट्स खोलने पड़े। डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनीज भारत में आईं, जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए चैलेंज बना। एग्रीकल्चर में भी इश्यूज आए। रिच कंट्रीज अपने किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं, फिर सस्ता सामान हमारे यहां बेचते हैं। हमारे किसान कॉम्पीट नहीं कर पाते। ग्लोबलाइजेशन का असर। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी दुनिया एक मार्केट बन जाए। गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, पीपल सब आसानी से एक देश से दूसरे में जा सकें। भारतीय इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा? IT और सॉफ्टवेयर में हम दुनिया में लीडर्स बन गए। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनीज ग्लोबली काम करती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम हो गई। मारुति, हुंडई, होंडा सब यहां मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। फार्मास्यूटिकल्स में भी हम स्ट्रांग हुए। जेनेरिक मेडिसिन में हम मेजर प्लेयर्स हैं। टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी में एक्सपोर्ट्स बढ़े। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नुकसान भी हुआ। चाइनीज सामान सस्ता आने लगा, जो क्वालिटी में भी ठीक था। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मार पड़ी। एक कहानी सुनो। मेरे एक दोस्त की खिलौने की फैक्ट्री थी लखनऊ में। 1990 तक बढ़िया चल रही थी। फिर लिबरलाइजेशन आया, चाइनीज खिलौने आने लगे। बेचारे का बिजनेस बुरी तरह गिरा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्वालिटी इंप्रूव की, डिजाइन्स चेंज किए, ऑनलाइन सेलिंग शुरू की। आज फिर से अच्छा कर रहा है। तो देखो, चैलेंजेस आते हैं लेकिन अडेप्ट करना पड़ता है। चौथा पड़ाव, छोटे उद्योग और गांव के कारोबार की अहमियत। अब भाई ये मत सोचना कि बस बड़े बड़े स्टील प्लांट्स और कार कंपनीज ही इंपॉर्टेंट हैं। छोटे और गांव के उद्योग तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी SSI क्या है? ये वो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जहां इन्वेस्टमेंट कम होता है, कम मशीनें होती हैं, कम लोग काम करते हैं। जैसे कोई साबुन बनाने की छोटी फैक्ट्री, अगरबत्ती बनाने की यूनिट, कपड़े सिलने की वर्कशॉप। पहले इनकी डेफिनेशन थी कि जिनमें 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो। अब ये लिमिट बढ़ गई है और अब इन्हें MSME
यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज यानी ग्रामीण उद्योग, ये वो धंधे हैं जो गांव में लोकल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके चलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, खादी बुनना, गुड़ बनाना, अचार बनाना, बैम्बू से सामान बनाना। महात्मा गांधी जी ने इन पर बहुत जोर दिया था। वो कहते थे कि ग्रामीण भारत की आत्मा इन्हीं में है। इनकी अहमियत क्या है? अरे भाई, ये तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स देते हैं। भारत में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर देता है। करोड़ों लोग इनमें काम करते हैं। बड़ी फैक्ट्रीज में तो ऑटोमेशन होती है, रोबोट्स आ गए हैं, लेकिन छोटे उद्योगों में लोगों के हाथों की जरूरत होती है। लो कैपिटल। इन्हें शुरू करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। कोई भी मिडिल क्लास पर्सन थोड़े से पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। रूरल डेवलपमेंट, ये गांव में रोजगार देते हैं तो लोगों को शहर नहीं भागना पड़ता। गांव का विकास होता है। जब गांव में पैसा आता है तो वहां स्कूल्स, हॉस्पिटल, सड़कें सब बनती हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अमीरी गरीबी का गैप कम होता है। बड़े उद्योगों में तो पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है, लेकिन छोटे उद्योग ज्यादा लोगों में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोकल रिसोर्सेज का यूज, ये लोकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैम्बू हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है, वहां बैम्बू प्रोडक्ट्स बनते हैं। केरल में कोकोनट से सामान बनता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, बड़े उद्योग तो बहुत रिजिड होते हैं, छोटे उद्योग जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। इनोवेशन, कई बार बेस्ट इनोवेशंस छोटे सेटअप से आते हैं, जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हमारे देश में तो जुगाड़ फेमस है। सपोर्टिंग बिग इंडस्ट्रीज, ये बड़े उद्योगों को पार्ट्स सप्लाई करते हैं। जैसे मारुति कार बनाती है, लेकिन हजारों छोटी यूनिट्स उसे पार्ट्स देती हैं। समस्याएं और सरकारी मदद, लेकिन भाई इन छोटे उद्योगों को दिक्कतें भी बहुत आती हैं। पैसा नहीं मिलता इजीली, बैंक्स लोन देने में हिचकिचाते हैं, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड रहती है, मार्केटिंग की समस्या होती है, रॉ मटेरियल महंगा मिलता है। इसलिए सरकार ने कई स्कीम्स बनाई हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटे लोन्स मिलते हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रेफरेंस दी जाती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी केवीआईसी काम कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी स्कीम आई है। हर जिले की एक खास चीज को प्रमोट किया जाता है, जैसे वाराणसी में साड़ियां, आगरा में चमड़े का सामान, मुरादाबाद में ब्रास के बर्तन। मेक इन इंडिया कैंपेन भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देता है। एक मजेदार बात बताऊं, खादी को अब फैशन बना दिया गया है। पहले लोग सोचते थे ये गांव वालों के कपड़े हैं, अब तो सेलिब्रिटीज खादी पहनते हैं। डिजाइनर खादी आने लगी, डिमांड बढ़ गई है। संक्षेप में समरी। चलो अब क्विक रिवीजन करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना और महालनोबिस मॉडल में भारी उद्योगों जैसे स्टील, मशीनरी, सीमेंट पर फोकस किया गया। पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई ताकि देश को स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस मिले। 1991 का औद्योगिक उदारीकरण ने लाइसेंस राज खत्म किया, विदेशी निवेश को वेलकम किया और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने का मौका दिया। इससे इकोनॉमी में तेजी आई, कंपटीशन बढ़ी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ी। ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ बदली। हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर बने। ग्लोबलाइजेशन से आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को चैलेंज मिला। छोटे और ग्रामीण उद्योग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट और इक्विटेबल ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। सरकार इन्हें मुद्रा, ओडीओपी और केवीआईसी जैसी स्कीम से सपोर्ट करती है। पूरी कहानी एक बार फिर से, स्टेप बाय स्टेप स्मूथ रिकैप। तो दोस्तों चलो पूरी जर्नी को एक बार फिर से समझते हैं आराम से। हमारी कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब देश नया नया आजाद हुआ था। उस समय हमारे पास न तो बड़े उद्योग थे, न ही पर्याप्त पैसा था। पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि लोगों को खाना तो चाहिए था। लेकिन फिर एक सवाल उठा कि अगर देश को असली में मजबूत बनाना है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना है, तो क्या करें? यहां पर आते हैं प्रोफेसर महालनोबिस। उन्होंने अपना फेमस मॉडल दिया जिसमें कहा कि हमें भारी उद्योगों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ही दूसरी चीजें बनाने में काम आएंगी। जैसे अगर तुम्हें घर बनाना है तो पहले ईंट भट्टा चाहिए, सीमेंट का प्लांट चाहिए, लोहे की फैक्ट्री चाहिए। ठीक वैसे ही देश को स्टील प्लांट्स, हैवी मशीनरी, पावर जनरेशन पर फोकस करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही हुआ।
सरकार ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोले। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील प्लांट्स लगाए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनियां बनी। ये सब इसलिए पब्लिक सेक्टर में बनाए गए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही इतनी हिम्मत थी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेने की। इस स्ट्रैटेजी से फायदे तो हुए, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी रही, हमने अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी डेवलप की, देश को एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस मिला, लेकिन कुछ समस्याएं भी आईं। कंज्यूमर गुड्स यानी रोजमर्रा के सामान का प्रोडक्शन कम रह गया, इन्फ्लेशन बढ़ी, एफिशिएंसी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर आए 1950 से 1980 के दशक। इस पूरे दौर में सरकार ने इकोनॉमी पर बहुत टाइट कंट्रोल रखा, लाइसेंस राज चलता था। किसी को भी कोई बिजनेस शुरू करना हो, फैक्ट्री लगानी हो, प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये एक तरह का प्रोटेक्शन था अपनी नवजात इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इससे ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई, करप्शन बढ़ा, एफिशिएंसी कम रही। ट्रेड पॉलिसी में भी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाया, मतलब जो भी चीज बाहर से आती है उसे हम खुद बनाएं। इसके लिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई, कोटाज लगाए गए। आइडिया ये था कि हमारी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाए, लेकिन इससे हमारी इंडस्ट्रीज में कंप्लेसेंसी आ गई। कंपटीशन नहीं थी तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, टेक्नोलॉजी पुरानी रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े। फिर आया 1991 का साल, जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। देश इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए थे। सरकार को समझ आया कि अब पुरानी पॉलिसीज काम नहीं करेंगी। तब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर बड़े सुधार किए। इन सुधारों को हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, मतलब सरकारी कंट्रोल्स कम किए, लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म किया। अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज बिना सरकारी परमिशन के खोली जा सकती थी। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, मतलब जो चीजें पहले सिर्फ सरकार ही कर सकती थीं, अब प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, मतलब भारत को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ा गया। फॉरेन कंपनीज को आने दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया गया। इन सुधारों का असर क्या हुआ? भाई, जैसे किसी बंद कमरे में फ्रेश हवा आ जाए, इकोनॉमी में जान आ गई, ग्रोथ रेट बढ़ी, नई नई कंपनीज बनी, फॉरेन ब्रांड्स आई जिससे कंज्यूमर को ज्यादा चॉइसेस मिली, टेक्नोलॉजी में भारी इंप्रूवमेंट हुआ। आईटी सेक्टर तो बूम ही हो गया। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज ग्लोबली काम करने लगी। लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आए। जो इंडस्ट्रीज कंपटीशन नहीं झेल पाई वो बंद हो गई। छोटे व्यापारियों को मुश्किलें आईं, इनइक्वालिटी बढ़ी, क्योंकि जिनके पास पहले से रिसोर्सेज थे, कैपिटल था, एजुकेशन थी, वो तो आगे निकल गए, लेकिन बाकी लोग पीछे रह गए। अर्बन और रूरल इंडिया के बीच का गैप बढ़ा। ट्रेड पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव आया। अब फोकस एक्सपोर्ट प्रमोशन पर शिफ्ट हो गया। सरकार ने समझ लिया कि अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज को धीरे धीरे कम कर दिया गया। ट्रेड लिबरलाइजेशन हुई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां कंपनीज को एक्सपोर्ट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे टैक्स एग्जेम्पशंस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। 1995 में हम WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर बने। WTO एक ग्लोबल बॉडी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाती है। मेंबर बनने से हमें फायदा यह हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स को दूसरे देशों में आसानी से जाने का मौका मिला। अगर कोई देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो हम WTO में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। हमें भी अपने मार्केट्स खोलने पड़े, जिससे डेवलप्ड कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आ गईं। हमारे छोटे उद्योगों को कंपटीशन में मुश्किल हुई। ग्लोबलाइजेशन का ओवरऑल असर देखें तो मिक्स्ड रहा। कुछ सेक्टर्स में हम बहुत मजबूत हो गए। आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में तो हम ग्लोबल लीडर्स बन गए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जेनेरिक मेडिसिन्स के प्रोडक्शन में हम दुनिया की फार्मेसी बन गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा किया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़े। जेम्स एंड ज्वेलरी में हम मेजर प्लेयर बने। लेकिन साथ ही कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नुकसान भी हुआ। चाइनीज प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, हाउसहोल्ड आइटम्स में चाइनीज डोमिनेंस बढ़ी। हमारे कुछ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स compete नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इश्यूज आए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अपने फार्मर्स को हेवी सब्सिडीज देते हैं और फिर सस्ता प्रोड्यूस हमारे यहां डंप करते हैं। अब आते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो है छोटे उद्योग और गांव के धंधे।
देखो भाई, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, चिमनीज, कन्वेयर बेल्ट्स की तस्वीर आती है। लेकिन असली ताकत तो छोटे छोटे उद्योगों में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज का महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को जॉब्स देता है तो वो है MSME, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। करोड़ों लोग इनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। इनकी खूबसूरती ये है कि इन्हें शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति थोड़े से पैसों से अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में कोई ना कोई छोटा धंधा चल सकता है। कारपेंटर की वर्कशॉप हो, टेलरिंग की दुकान हो, पापड़ बनाने की यूनिट हो, मोमबत्ती बनाने की छोटी फैक्ट्री हो, ये सब इकोनॉमी की नींव हैं। विलेज इंडस्ट्रीज तो और भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये गांवों में रोजगार देते हैं। जब गांव में काम मिलता है तो लोगों को शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं करना पड़ता। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, गांव का विकास होता है, लोकल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है। जैसे बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है, तो वहां बैम्बू क्राफ्ट्स बनती हैं। गुजरात में कॉटन होता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। महाराष्ट्र में शुगर केन है तो शुगर मिल्स हैं। ये छोटे उद्योग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं। बड़ी कंपनीज में तो वेल्थ कुछ शेयर होल्डर्स और टॉप मैनेजमेंट के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। लेकिन छोटे धंधों में ज्यादा लोगों में पैसा बंटता है। ओनर भी वहीं का होता है, वर्कर्स भी वहीं के होते हैं, सप्लायर्स भी लोकल होते हैं। इससे पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है। इनोवेशन भी अक्सर छोटे सेटअप से आती है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे देश की पहचान है। छोटे एंटरप्रेन्योर्स जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ताकत है। बड़ी कंपनीज को तो पॉलिसी चेंजेस करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन छोटी यूनिट्स तुरंत बदल सकती हैं। ये बड़े उद्योगों को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखो, मारुति या ह्युंडई कार तो असेंबल करती हैं, लेकिन हजारों पार्ट्स छोटी यूनिट सप्लाई करती हैं। सीट्स, मिरर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, टायर्स, ये सब छोटे मीडियम एंटरप्राइजेस बनाते हैं। इसे हम सप्लायर चेन कहते हैं। लेकिन इन छोटे उद्योगों को बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस की। बैंक्स को लगता है कि छोटे बिजनेसेस रिस्की होते हैं, तो लोन देने में हिचकिचाते हैं या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगते हैं। कोलैटरल की डिमांड होती है जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं होता। टेक्नोलॉजी पुरानी रहती है क्योंकि मॉडर्न मशीन्स खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। मार्केटिंग की भी समस्या है। बड़ी कंपनीज तो करोड़ खर्च करती हैं एडवर्टाइजिंग पर। छोटे लोग कैसे compete करें? रॉ मटेरियल भी महंगा मिलता है क्योंकि बल्क में नहीं खरीद सकते। स्किल्ड वर्कर्स मिलना मुश्किल होता है क्योंकि अच्छी सैलरी नहीं दे पाते। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटे लोन्स दिए जाते हैं बिना ज्यादा पेपर वर्क के। 3 कैटेगरीज हैं: शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। MSME मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है जो इन इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स देखती है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में MSME को प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब सरकार जब सामान खरीदती है तो छोटे उद्योगों से खरीदने की कोशिश करती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC गांव के धंधों को प्रमोट करता है। खादी के कपड़ों को अब फैशनेबल बना दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर खुद खादी पहनते हैं, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP स्कीम बहुत अच्छी है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे प्रमोट किया जाता है। जैसे वाराणसी की बनारसी सिल्क साड़ियां, आगरा का लेदर गुड्स, मुरादाबाद के ब्रास के बर्तन, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट्स। इससे लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है और उस एरिया की पहचान भी बनती है। मेक इन इंडिया कैंपेन भी छोटे उद्योगों को हेल्प करता है। आइडिया यह है कि जो भी चीज हम बाहर से मंगाते हैं उसे भारत में ही बनाएं। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी जर्नी। देखा तुमने कैसे हम 1950 के दशक से शुरू हुए, जब हमारे पास कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड की। फिर 1991 में खुल गए दुनिया के सामने, ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, WTO में शामिल हुए और साथ ही छोटे उद्योगों की ताकत को भी समझा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है।
हम आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स में मेजर प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। हमें मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना है, छोटे उद्योगों को और सपोर्ट देना है, इनोवेशन को एनकरेज करना है, स्किल्स डेवलप करने हैं। याद रखो कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई परफेक्ट पॉलिसी नहीं होती। हर पॉलिसी के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सीखते रहें, अडैप्ट करते रहें और अपने देश के लिए सबसे बेस्ट क्या है वो करते रहें। अच्छा, एक आखिरी सवाल तुमसे। तुम्हें क्या लगता है आने वाले समय में भारत की इंडस्ट्रीज को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कुछ और? सोचो जरा, क्योंकि तुम ही तो भविष्य हो। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछना। याद रखो, इकोनॉमिक्स सिर्फ किताबों में नहीं, तुम्हारे आसपास हर जगह है। बस देखने वाली नजर चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।